CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष अतुल शर्मा एक कोठे पे जाया करती थी। जब जब उस कोठे पे जाती थी तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उनकी आंखें हमेशा बंद कर लिया करती थी। ये जानते हुए भी कि आंखें बंद किसने की हैं, लेकिन उसका सही नाम नहीं बताती थी। बार बार वो जानबूझकर अतुल शर्मा कोई अलग नाम लिया करती थी और वो लड़की मंद ही मंद मुस्कुराती थी, हंसी ठिठोली करती थी। इस तरह से जब कई बार बीत जाया करते थे तब जाकर उसका नाम बताया करती थी कि तुम मुस्कान हो। और जैसे ही मुस्कान ये बात सुनती थी, मुस्कान खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। मुस्कान ही नहीं, बाकी जितनी भी उसमें वेश्या होती थी वो भी खुश हो जाती थी, क्योंकि अतुल मैडम उस लड़की को खुश करने के लिए ही सब कुछ करती थी। साथ में उसको टॉफ़ी दिया करती थी, साथ में उसको चॉकलेट भी दिया करती थी। चॉकलेट पाकर वो खुश हो जाया करती थी और इस तरह से ये सिलसिला लगातार चल रहा था। और अचानक ही वो लड़की यानी कि मुस्कान गायब हो जाती है। जैसे ही मुस्कान गायब होती है, उस कोठे पे जब जाती थी, उसकी आंखें मैडम की बंद नहीं होती थी, तो उन्हें तलाश करती थी कि आखिर मुस्कान है कहाँ। 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद भी वो लड़की जब दिखाई नहीं देती, तब उस कोठे की एक वेश्या के पीछे पड़ जाती हैं अतुल शर्मा और कहती हैं कि मुझे हर हाल में आज मुस्कान के बारे में जानना है कि मुस्कान है तो है कहाँ। जब 3 महीने के बाद जब उस कोठे पे जाती हैं, उस वेश्या ने इशारा किया छत की तरफ, और छत से यानी कि सीढ़ी से उतरती है एक लड़की आती है। उस लड़की की तरफ देख के अतुल शर्मा कहती हैं कि ये नई लड़की कौन है। वो कहती हैं कि जिसको तुम तलाश कर रही थी, दरअसल ये वही लड़की है मुस्कान। मुस्कान को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल मुस्कान अब मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि 12 साल की वो लड़की 15-16 साल से ज़्यादा की लग रही थी। उसके शरीर में अजीब तरह के उभार हो जाते हैं और ये देखकर अतुल शर्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पूछती हैं कि इसको हुआ क्या है, तो पता चलता है उसको अजीब तरह के इंजेक्शन दिए गए थे, अजीब तरह की दवाइयाँ दी गई थीं। कैप्सूल खाने से उसके शरीर में कुछ तरह के बदलाव होते हैं और वो पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह से धंधा कर रही थी। उस लड़की को एक नरक की ज़िंदगी में डाल दिया गया था। जब उस कोठे की मालकिन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि साहब क्या कर सकते हैं, इस बेटी की या इस कोठे पे पैदा होने वाली हर लड़की की बस यही कहानी है, यही इसका अंत है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल अलग होता है। इस कोठे पर एक लड़की से धंधा जब कराने की शुरुआत की गई थी, तब अतुल मैडम उस लड़की को उस कोठे से निकाल कर न केवल एक नई ज़िंदगी देती हैं, बल्कि एक करोड़पति फैमिली का वो हिस्सा बन जाती है। आज वो लड़की एक सामान्य ज़िंदगी जी रही है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको वाकई बहुत आश्चर्य होगा। शायद आपसे पहले आपने ऐसी कोई कहानी सुनी नहीं होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और कहानी है मेरठ के कबाड़ी बाज़ार की। दरअसल इसी शहर के रहने वाला एक फर्नीचर कारोबारी, जिसके 6 बेटियाँ होती हैं और एक बेटा होता है, इकलौता बेटा 6 बहनों का। साथ ही वो इतना ज़्यादा लाड़ प्यार से उससे पाल रहे थे कि उसकी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा करते थे। और उस लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आना, कहीं भी जाना। ना तो उसकी 6 बहनें रोका करती थीं, ना ही उसकी अम्मी, ना ही उसके अब्बू रोका करते थे। उसका नाम रखा था सुल्तान। सुल्तान अपने दोस्तों के साथ एक बार एक कोठे पे चले जाता है, और उस कोठे पे जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है मीरा नाम की एक लड़की से। मीरा नाम की जो लड़की होती है, दरअसल वो नेपाल की रहने वाली थी। वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उस सुल्तान का उस पर दिल आ जाता है, यानी कि उससे बार बार मिलने की वो कोशिश करता था। शुरुआत में उसके पास जाता ज़रूर था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत काम नहीं करता था। सिर्फ उसे देखता था, उससे बातचीत क्या करता था। अपना मन जब हल्का हो जाया करता था तो वहाँ से आ जाया करता था। सुल्तान के पास बहुत सारा पैसा जो था। सुल्तान ने उससे दोस्ती की। दोस्ती उसके बाद फिर जो भी उसकी ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें भी पूरी करना शुरू कर देती हैं। और एक दिन सुल्तान उस यानी कि मीरा से पूछता है कि मीरा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी बताओगी? तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या है? तो उसने अपना असली नाम, क्योंकि हम उसे बता नहीं सकते, इसलिए हमने उसका नाम मीरा रख दिया है। मीरा दरअसल नेपाल की रहने वाली होती है, बहुत ही गरीब परिवार से। एक ट्रक ड्राइवर उससे बहला फुसला कर सीधा दिल्ली लेके आ जाता है, और दिल्ली लाने के बाद ऐसा करता है जैसे शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी नहीं की थी, बल्कि शादी के उसके साथ रहना शुरू कर देता है, और उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। इसी बीच में उस लड़की जब बेटा पैदा हो जाता है तो उस ट्रक ड्राइवर का जो काम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अपने दोस्तों को भी इस घर में लाना शुरू कर देता है। यानी कि अपनी ही बीवी से वो वेश्यावृत्ति का धंधा कराना शुरू कर देता है। पहले तो उस लड़की को लेकर आया था दिल्ली में काम दिलाने के लिए, उससे शादी कर लेता है, फिर उसी से ही घर के अंदर वेश्यावृत्ति का धंधा कराना शुरू कर देता है। और ये लड़की को बात अजीब लगती है, बुरी लगती है। मीरा ने इस बात का कई बार विरोध भी किया। इसी बीच में मीरा का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और बीमार होने की वजह से कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। जैसे वो लड़का मर जाता है, मीरा टूट जाती है, और मीरा ने यहाँ से भागने का प्रोग्राम बना लिया।
प्लान बना लिया और यहाँ से भागकर सीधा पहुँच जाती है मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में। और मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में धीरे धीरे करके जब उसके पास ग्राहक आते थे तो ग्राहकों की वो सेवा करती थी, इसके बदले में उसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ज़हीन दिमाग की थी, यानी कि उसका दिमाग बहुत तेज़ था, बिजनेस वाला दिमाग था। और कुछ ही दिनों में देखते देखते वो उसकी कोठे की मालकिन हो जाती है, क्योंकि सुल्तान उसका ज़्यादा ख्याल रखता था और सुल्तान ने उसको इतना पैसा देना शुरू कर दिया कि उसने इस कोठे पे अपना हुक्म जमाना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ दिनों के बाद सुल्तान ने उसको एक घर भी खरीद कर दिया ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, सामान्य ज़िंदगी जी सके। एक दिन सुल्तान ने अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अपने अब्बू से, सबसे कहा कि मैं किसी से तुम्हारी मुलाकात कराना चाहता हूँ। और इसी बात को देखते हुए एक दिन सुल्तान उस मीरा को अपने घर पर लेके जाता है, अपने परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात कराता है और मुलाकात कराने के साथ साथ ही कह देता है कि ये लड़की कोठे पे है, वेश्या है। इतना सुनने के बाद घर वालों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इकलौता बेटा था, ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लड़की अब घर में किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। अब घर वालों ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो वहाँ कोठे पर जाना उसका थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो कोठे पर लगातार जाता ज़रूर था। कहीं ना कहीं इस लड़की को, उस लड़के यानी कि मीरा को सुल्तान से बेइंतहा प्यार हो जाता है। उसके साथ ही वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन सुल्तान चाहकर भी ना तो कभी अपने प्यार का इजहार कर पाया और ना ही कभी अपने घर वालों से ये कह पाया कि मैं मीरा को चाहता हूँ या उससे शादी करना चाहता हूँ। और ऐसी जब आगे वक्त बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ने के बाद इस लड़के ने, यानी कि सुल्तान की धूमधाम से शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो मीरा से पूरी तरह से कट जाता है और वो अपनी फैमिली में, अपनी परिवार में, अपनी बहन, अपनी बीवी में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। लेकिन मीरा कभी कभार यहाँ जाती थी, इवन शादी में भी वो आई और जब उसका मौका मिलता था तब वो आती थी। लेकिन घर वालों को लग रहा था कि ज़िंदगी पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है, सुल्तान की शादी हो चुकी है और मीरा का इस घर में कभी कोई दखल हो नहीं सकता। और कुछ दिन के बाद इस घर में एक खुशी आती है। खुशी के तौर पर एक बेटी पैदा होती है, वो भी बहुत अच्छी, सुंदर, प्यारी सी बेटी थी। अभी 7-8 महीने का वक्त ही हुआ था कि वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। और लड़की गायब होने के बाद परिवार के लोगों ने, यानी कि सुल्तान के परिजनों ने, सुल्तान एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, करोड़पति फैमिली से था, फर्नीचर का उसका बहुत अच्छा काम था। चौकी जाते हैं, थाने जाते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, अखबारों में छपवाते हैं। जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जहाँ जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे, अपनी बेटी को तलाश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेटी मिल नहीं पाती है। जब बेटी नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं सुल्तान टूटने लगता है। और जब सुल्तान टूटने लगता है तो वो अपने परिवार में, अपने घर में, उसने अपने बिजनेस कारोबार में उसका मन भी नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। जब वक्त आगे बढ़ने लगता है, करीब 4 या 5 साल के बाद फिर से उसने जाना शुरू कर देता है मीरा के पास। वहाँ जाता है, वहाँ जाके बातचीत भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक और कहानी शुरू होती है। दरअसल CWC, इनकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष चुनी जाती हैं साल 2013 में अतुल शर्मा। और अतुल शर्मा जब चुनी जाती हैं तो वो अक्सर कोठे पे जाया करती थी ये देखने के लिए कहीं गैर कानूनी तरीके से किसी लड़की को किसी कोठे पे तो नहीं रखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का अपहरण करके किसी कोठे पर बेच तो नहीं दिया गया है। वो हर कोठे पे जाती थी, ये बातचीत करती थी। इस कोठे की मालकिन होती है मीरा और मीरा से अतुल शर्मा की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। एक दिन ऐसी दोस्ती के चक्कर में बातचीत जब हो रही थी, बातचीत होते होते एक लड़की आती है, शहर के नामी स्कूल के पढ़ रही थी। और उस लड़की को देखकर उनका चेहरा खिल जाता है। पूछती हैं कि ये लड़की कौन है? कहती हैं कि मेरी बेटी है, ये शहर के सोफिया स्कूल में पढ़ रही है। वो कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा को देखकर बड़ा खुश होती हैं। एक वैश्या की बेटी शहर के नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ पर IAS, IPS, PCS और शहर के बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ पर एक वैश्या की बेटी को पढ़ते हुए देखकर अतुल शर्मा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कहती हैं कि 6th क्लास में इसका एडमिशन कहाँ कराओगी? तो कहती है कि मैं 6th क्लास में इसका एडमिशन देहरादून में कराऊंगी। यानी कि देहरादून में जिसकी फ़ीस भी असामान्य होती है, वहाँ पर हर किसी के बस की बात नहीं होती, वहाँ पर पढ़ाना एक वैश्या ने जो सपना देखा था अपनी बेटी के लिए, तो वो यानी कि अतुल शर्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि ठीक है, ये तो अच्छा है। लेकिन अचानक ही वो लड़की जब गायब हो जाती है, दिखती नहीं है उन्हें, तो उन्हें बड़ा परेशानी होती है कि यार ये लड़की तो ठीक ठाक थी, ये कैसे गायब हो गई, क्या बात है? तब वो पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो कहा कि मैंने उसको दार्जिलिंग भेज दिया है। कभी कहती हैं कि मैंने उसको नैनीताल भेज दिया है, कभी कहती हैं मैंने उसको देहरादून भेज दिया है। यानी कि मीरा ने अपनी उस बेटी के बारे में कोई सही बात नहीं बताई थी कि सही बात क्या है, असल बात क्या है। जब असल बात नहीं बताई थी तो ये अतुल शर्मा उस लड़की को लेकर परेशान हो जाती हैं। काफ़ी वक्त जब बीत जाता है, लेकिन 4, 5 या 6 महीने के आसपास का जब वक्त बीत जाता है, अचानक से वो लड़की सामने पड़ती है। और लड़की सामने पड़ती है तो पता चलता है कि उस लड़की को इंजेक्शन दिए जाने लगे थे। उसको कुछ नशीली ऐसी चीज़ दी जाने लगी थी जिससे खाने के बाद, इसे पीने के बाद उस लड़की ने धंधा शुरू कर दिया था। यानी कि उस बेटी से भी धंधा कराना शुरू कर दिया करता था। मीरा अपनी ही बेटी से धंधा करा रही थी। ये बात अतुल शर्मा को बहुत ज़्यादा अखर रही थी, परेशान कर रही थी। तब वो पूछती हैं कि आखिरकार
मीरा, तुमने ये जो किया है वो बहुत गलत किया है। तुम अपनी बेटी को शहर के जाने माने स्कूल में पढ़ा रही थी और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो पता चलता है कि ये बेटी जो थी दरअसल ये सुल्तान की बेटी होती है। सुल्तान के घर मीरा का आना जाना था और मौका पाते ही जब वो 6-7 महीने के आसपास की होती है तो उसका अपहरण कर लेती हैं और उस बेटी को बड़े प्यार से लाड से उसे पाल रही थी, पोस रही थी। उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, आगे चल के जो भी वो बनती उसको बनाना चाहती थी। लेकिन जब मीरा से ये पूछा गया कि तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रही हो, तब वो कहती है कि क्योंकि 5-6 साल का गैप होने के बाद सुल्तान ने फिर से इस घर में आना शुरू कर दिया था और जैसे वो आता था तो उसके साथ वही पहले जैसी बातें करता था। जबकि मीरा सुल्तान को बेइंतहा प्यार करती थी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी और वो सुल्तान को पूरी तरह से भूलकर इस लड़की से ही अपना दिल लगा बैठी थी, उसके सपने पूरा करना चाहती थी। जब सुल्तान ने उसकी ज़िंदगी में फिर से दखल देने की कोशिश की तब उसने उसी की बेटी से बदला लेने की बात सोची और उस बेटी को उसने कोठे पर धंधा करने के लिए डाल दिया। और जैसे ही अतुल शर्मा को ये बात पता चलती है, अतुल शर्मा उस लड़की का हाथ पकड़ती हैं और हाथ पकड़ने के बाद क्योंकि वो उस कोठे में जब धंधा कर रही थी 6-7 महीने का समय उसे बीत चुका था, तभी उस लड़की का हाथ पकड़ने के बाद सीधा यहाँ से अपने लेके भाग जाते हैं। और ये जो कोठे के जितने भी लोग थे ये सब देखते रह जाते हैं अतुल शर्मा की इस हरकत को। कुछ लोगों को लग रहा था कि कितनी अजीब हरकत इन्होंने की है। यहाँ से सीधा लेके जाती हैं, साल 2015 की ये मैं बात कर रहा हूँ, और ले जाने के बाद उस लड़की को कहीं छुपा देती हैं। इस बात का ना किसी पुलिस को खबर दी जाती है, ना उस कोठे की मालकिन को खबर दी जाती है। और क्योंकि कोठे की मालकिन यदि इसमें कुछ एक्शन लेती तो मामला पुलिस रिपोर्ट हो जाती, और पुलिस रिपोर्ट होती तो ये पता चल जाता कि ये सुल्तान की बेटी है। और सुल्तान फिर मीरा से बहुत अच्छी तरह से निपट सकता था, क्योंकि वो उसने न केवल उसके कोठे पर मालकिन बनाया बल्कि उसे घर भी दिया और उसकी कई तरह की जिम्मेदारियां भी निभाई थी। वक्त तो खैर आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और सच्चाई थी जो उस सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जिसमें कि सिर्फ अतुल शर्मा जानती थी या फिर मीरा जानती थी। साथ साथ जब उस लड़की को वो अपने साथ ले जाती हैं, ले जाने के बाद उसे रखती हैं और उस सुल्तान को ढूंढती हैं, तलाश करती हैं कि आखिरकार वो बिजनेसमैन कहाँ मिलेगा। उस बिजनेसमैन से बातचीत करती हैं, उसे कुछ पूछती हैं कि तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं चला। लेकिन ये इस बात को बीते हुए लगभग 12 साल का वक्त बीत जाता है, उस लड़के का कहीं पता नहीं चला। और इससे भी हैरान करने वाली बात ये होती है, सुल्तान को इसके अलावा कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। अब सुल्तान को कोई बच्चा नहीं था, वो अकेला ही ज़िंदगी बिता रहा था। तब कहती हैं कि मेरे पास एक लड़की है और वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तुम चाहो तो उस लड़की को अपनी बेटी बनाकर रख सकते हो। सुल्तान को जो पूरी तरह से मोटिवेट किया गया अतुल शर्मा ने, तो सुल्तान ने उस बेटी को लेने के लिए हाँ भी भर दी। और सुल्तान ये बिल्कुल कभी जानता ही नहीं था कि जिसको वो लेके जा रहा है दरअसल उसी की वो बेटी है, जिसका 6-7 महीने की थी तब उसका अपहरण हो चुका था। अब उस लड़की को ठीक ठाक घर मिल गया, परिवार मिल गया और वो आज एक सामान्य ज़िंदगी जी रही है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि मीरा जब धंधा किया करती थी तो उसने उसी सुल्तान से एक बच्चा भी पैदा किया और वो लड़का पैदा होता है और उसको लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए दार्जिलिंग में जाकर शिफ्ट हो जाती है। आज उस लड़के की भी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से एक परवरिश की जा रही है। वो उस माँ का यानी कि मीरा का ये सपना है कि वो बेटा कुछ बड़ा होकर बने और उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। साथ ही जो सुल्तान की बेटी है, सुल्तान की बेटी जिसकी उम्र लगभग आज की तारीख में 25 साल के आसपास हो चुकी है, अभी उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, उसने क्या उपलब्धि हासिल की है ये तो नहीं पता। लेकिन ये जो कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी मुझे CWC की, अब तो मेंबर नहीं है लेकिन अब वो संकल्प संस्था की संस्थापक अतुल शर्मा ने ये पूरी कहानी सुनाई। और इस कहानी में ये बात सुल्तान आज तक भी नहीं जानता है कि जिस बेटी को वो पाल रहा है, पोस रहा है, वो सचमुच उसी की बेटी है। और सुल्तान ये भी नहीं जानता है कि दार्जिलिंग में जो उसकी प्रेमिका यानी कि जो वैश्या है जिससे साथ वो संबंध बनाया करता था, उसको एक बेटा पैदा होता है, वो बेटा भी उसी का है जो दार्जिलिंग में एक नई ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा अतुल शर्मा मैम को, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं। हर कहानी को आप लोगों ने बेइंतहा पसंद किया है और मैम के लिए जो आप कमेंट लिखते हैं वो वाकई कमेंट के हकदार हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इस शासन पर, प्रशासन पर और जो संस्थाएं हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 527 लड़कियों को उन कोठों से बाहर निकाला और उन्हें एक नई ज़िंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है जिस पुरस्कार की हकदार हैं। जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, राज्यपाल पुरस्कार होता है या मुख्यमंत्री पुरस्कार देते हैं, इस तरह के पुरस्कार की मैडम हकदार हैं। मैडम ने कभी आवेदन नहीं किया और शासन प्रशासन ने कभी इस ओर देखने की कोशिश नहीं की। मैं
अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने उस दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम अगर आप जानते हैं किसी ऐसी शख्सियत को तो मैडम को ज़रूर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 527 लड़कियों को नई ज़िंदगी दी है, साथ ही न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने बहुत सारी इनकी सुविधाओं से मुहैया कराया है। आज जाते जाते गोरखपुर के रहने वाले हैं ऋषभ चौधरी, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ठाकुर विनय सिंह है जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं कैश आलम मेवात के रहने वाले हैं, अजरुद्दीन, अंजुम खान, राजीव पाल, सूरज यादव, रवि सैनी, सुमित कुमार, अमृतपाल सिंह, दीपा राम, मोहम्मद शादाब, रामचंद्र बालाजी, मदन लाल ओझा हैं जो बीकानेर के रहने वाले हैं, इसरार अहमद जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।